चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, दुनिया में संघर्ष तेल का ही है। तेल का क्यों है? क्योंकि ये काला सोना है। क्रूड ऑयल काला होता है, और काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी देश चल नहीं पा रहा है। कितना भी सोलर बना लीजिए, कितना भी न्यूक्लियर बना लीजिए, लेकिन दुनिया चल अभी भी तेल से ही रही है। और ऐसी स्थिति में तेल का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष है। खैर, इस तेल के संघर्ष की शुरुआत को अगर मैं आपको याद दिलाएं, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन का ऑर्डर दिया, तुरंत दुनिया में यह खबर बन गई कि देखिए पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और जैसे ही यह खबर बनकर आती है, अमेरिका निकल कर आता है पीछे से। बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं, अमेरिका को धमकाया गया था, नाटो से कहा गया था कि तुम दूर रहना। आप खबर देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर खबर लिखी गई थी, वॉर इन यूरोप, यूरोप में युद्ध छिड़ गया है। यह खबर लिखी गई थी उस दिन जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ था। और साथ ही साथ यह धमकाते हुए कहा गया था, वॉर नाटो टू स्टे आउट, कि भैया तुम दूर रहना, नाटो वालों, अमेरिका के पिछलग्गुओं दूर रहना, आ मत जाना इसके अंदर। और ऐसी स्थिति में यह पूरा जो खेला आप यहां पर देख रहे हैं, अमेरिका पीछे से आता है और कहता है कि हम रूस के साथ संघर्ष तो नहीं करेंगे, लेकिन रूस के पास अगर पैसा ही नहीं होगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है, इसमें रूस का प्रतिदिन कितना खर्चा हो रहा है युद्ध पे, आप विचार कीजिए। $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक प्रतिदिन खर्चा हो रहा है। इसका मतलब समझिए आसान भाषा में, लगभग $200 बिलियन से लेकर $350 बिलियन का सालाना खर्चा झेल रहा है रूस। और खर्चा किस तरह से झेल रहा है भाई? एक साल तो पूरा निकल गया, अब दूसरा साल कंप्लीट होने वाला है, फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप विचार कीजिए कि ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने लेवल पर कहा कि मैं इनका माल भी नहीं खरीदूंगा, तो इनके पास डॉलर कहां से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो ये अपने आप घुटना टेक देगा। तो इन्होंने रूसी तेल, रूसी कोयला और रूसी गैस खरीदने से इनकार कर दिया। पीछे पीछे इन्होंने रूस के पुतिन को उठाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक अपराधी घोषित करवा दिया। कहा कि तुम जहां जाओगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यूएस ने दुनिया को धमकाते हुए कहा कि कोई भी रूस से तेल नहीं परचेज करेगा, और तेल नहीं परचेज करेगा इसके लिए क्या किया गया? बाकायदा एक प्राइस कैप लगा दिया कि रूस का तेल अगर खरीदना है तो $60 प्रति बैरल से कम पर अगर मिले तो ही लेना, इससे ज्यादा दाम पर कोई नहीं खरीदेगा। इस प्रकार से प्राइस कैप वाला सैंक्शन लगा दिया जब इंडिया जैसे देशों ने कहा कि हमको तेल खरीदना जरूरत है हमारी। ऐसी स्थिति में हालात लोगों के भूख से इतने बिगड़ने लगे कि कहीं तो अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, कहीं तेल नहीं पहुंच पा रहा था। दुनिया पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि जो रूट था असली अनाज का, वो यूक्रेन से होकर आता था, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ था उसका एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल $50 बिलियन के तो यूक्रेन के घर टूट गए, $36 बिलियन का सड़कें टूट गई। इतना नुकसान इनका यूक्रेन वालों का हुआ है। इसी प्रकार से कमर्स इंडस्ट्री लगभग $125 बिलियन से ऊपर का तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ है यूक्रेन का इस रशियन इन्वेजन के वजह से। साथ ही साथ रूस को भी बहुत नुकसान हुआ, उनकी इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखा गया। अरे रूस छोड़ो, यूक्रेन छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर जीडीपी में माइनस का साइन दिखने लग गया। आप देखिए, रशिया, यूरोजोन, यूके, यूएसए, वर्ल्ड वाइड दुनिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, वो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से सरक गई थी। जो ओरिजिनल थी उससे पीछे खिसक गई थी। ये सारे आंकड़े दर्शाते हैं अपने आप में कि कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इस पूरी कहानी से। इसी बीच में रूस के समर्थन में जो लोग थे वो तो लगे हुए थे, वहीं यूक्रेन के समर्थन में एक और यूरोप का देश निकल कर आया था, नाम था उसका जर्मनी। ओलाफ स्कॉल्ज को आप देख रहे हैं। ये नेता वो थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने देश की महंगाई को रूसी गैस से मैनेज किया हुआ था, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से। ये बेचारे बहकावे में आ गए अमेरिका के, और वो इतना महंगा इन्वेस्टमेंट इन्होंने होल्ड पे डाल दिया और कहा कि अब हम गैस नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में ये इस समय रिसेशन के शिकार होने वाले हैं। जर्मनी, यूरोप की सबसे तीव्र गति से उठती इकोनॉमी, वो इकोनॉमी इन दिनों केवल अमेरिका के बहकावे में आकर के रिसेशन की मार खाने जा रही है। क्यों? क्योंकि सस्ती गैस नहीं आ रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ते बढ़ते ये लोग भी यूक्रेन को अमेरिका के कहने पर सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम चीजें हुई यूक्रेन के कारण। दुनिया भर में खाद्य पदार्थ, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सब चीजें महंगी होती गई। अल्टीमेटली कुल मिलाकर दुनिया में ये चीज सेट हो गई थी कि साहब कुछ भी हो, यूक्रेन की मदद करके दुनिया ने अपने आप से यह तय कर लिया था कि या तो यूक्रेन के पक्ष में कोई लोग हैं या रूस के पक्ष में कोई लोग हैं। यूक्रेन के पक्ष में जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड था, वो तमाम कोशिशों के बावजूद रूस को किसी भी प्रकार से पटखनी नहीं दे पाया। रूस अकेला अपने दम पर दूसरा साल कंप्लीट करने जा रहा है। अब तो लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर की फॉलोअप लेना भी बंद कर दिया है। जिस प्रकार से आजकल आपको इजराइल हमास के बीच में जो चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक इसी प्रकार से रशिया यूक्रेन तो अब तो पीछे बीते दिनों की बात हो गई है। सोचकर देखिए कि
खुद यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि मैं 4.2 बिलियन डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहता हूं यूक्रेन को। ये आज की खबर दिखाई दे रही है आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की मदद के नाम पर खूब पैसा आया, लेकिन ये आदमी धोखा दे गया। बाइडेन की नेचर नहीं है, अमेरिकी खून में है। अमेरिका केवल अपने अपने स्वार्थ समझता है। मैं आज आपको वो मूल कारण बताऊंगा जिसके चलते अमेरिका ने इनका साथ छोड़कर इनका दामन थाम लिया है, और चुपके से ही सही इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, इस बात को समझिएगा, अमेरिका दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता ऐसे मतलब है उसके लिए ये केवल एक पपेट था। पपेट का मतलब शक्ति संतुलन का आधार था कि तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे हम। तुम जाओ, तुम बलि के बकरे हो, तुम्हें बांध दिया जाएगा, शेर खाने आएगा, तुम मर जाते हो तो हम कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ, तुम बचते रहते हो तो हमें तुम्हें फीडिंग देते रहेंगे, तुम बढ़िया से संघर्ष करना, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। जेलेंस्की, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें असला चाहिए, असला देंगे, तुम्हें जो पैसा चाहिए पैसा देंगे, मानवीय सहायता चाहिए सब देंगे, बस तुम ये समझो कि हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम खुद सामने से कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम अपना नुकसान थोड़ी करेंगे, हम तो समुंदर पार करके दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। हुआ भी वही। यूएस ने इन्हें धक्का देकर के खुद से 17 महीने बाद तेल खरीद लिया। यूएस रिज्यूम्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इन अक्टूबर आफ्टर 17th मंथ पॉज। ये हेडलाइन बनना शुरू होती है। और कितना तेल खरीदा जरा अंदाजा लगाइए। यूएस ने अक्टूबर में, और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया को कितने में कहा था? $60 प्रति बैरल से ज्यादा कोई दाम मत देना। खुद ने कितने में खरीदा वो मैं बताऊंगा आपको। आप इधर देखिए, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यूएस ने 36,800 बैरल रशियन ऑयल अक्टूबर के अंदर इंपोर्ट किया और 9,900 बैरल नवंबर के अंदर इंपोर्ट किया, जिसकी कुल वैल्यू 2.7 मिलियन डॉलर आंकी गई है। इतने रुपए का इन्होंने ऑयल इंपोर्ट किया। अब आप में से कई लोग इस विषय पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, इतना सा क्यों खरीदेगा सर? अमेरिका खरीदेगा तो खूब खरीदेगा। अरे देखिए, बात ऐसा होता है, जब दो लोगों के बीच में रिश्ते खराब हो ना, तो ये केवल इस्माइल भर से ही रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। यहां पर 2.7 मिलियन डॉलर बड़ी बात नहीं है। यहां पर ये 7,49,000 डॉलर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इनके बीच में रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं, और बैकडोर पर नॉर्मल हो रहे हैं। आज आप जनवरी में खबर सुन रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने आपस में तेल खरीद फरोख्त कर लिया है। दुनिया को नहीं पता चल रहा है और पीछे से खेला हो गया है। आज आप ये कहेंगे सर इतना सा तेल क्यों खरीदेगा अमेरिका? अरे उसको तो 1% भी नहीं खरीदना चाहिए, उसके तो खुद के तेल खूब निकलता है। उसने खरीदा ही इसलिए कि नहीं यार चलो तुमसे थोड़ा सेटलमेंट करते हैं, अब कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तुम तेल बेचो। उधर बेचारे यूरोप वाले खलियर परेशान हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप तो एकदम अमेरिका से कहे अनुसार चलता है। उसने कहा कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, तो बेचारे यूरोप वाले अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं कि सर आप दे दो, फिर हमें तेल कहां से खरीदना है। देखो, यूरोप के पास ना तो तेल है ना गैस है। टेक्नोलॉजी है, बढ़िया प्रोडक्शन वगैरह सब होता है, लेकिन तेल और गैस के लिए ये निर्भर रहते हैं। और तेल और गैस के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया जो खुद ऑयल इंपोर्ट करता है, वो यूरोप के लिए एक्सपोर्टर बना बैठा है। क्यों? क्योंकि आजकल रूसी तेल हम लोग फिल्टर करते हैं। हमारे यहाँ की जो रिफाइनरीज हैं, अंबानी ने खूब पैसा कमाया है इस पूरे खेल में। भाई साहब बढ़िया से रूस से तेल मंगाते हैं, यहाँ रिफाइन करते हैं और यहां से यूरोप को बेचा जाता है। अगर अमेरिका यूरोप वाले बिल देखते हैं तो उनके लिए दिखता है इंडिया हमारे को एक्सपोर्ट कर रहा है तेल। अरे इंडिया तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है जो वो वहां से मंगा रहा है। तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है रूस, लेकिन तुम केवल नाक पर ले लियो इस बात को कि अमेरिका कहा था कि हम तेल नहीं मंगाएंगे तो नहीं मंगाएंगे। अरे तुम अल्टीमेटली तो वही चीज खा रहे हो। ऐसे ही अमेरिका बड़ा शाना आदमी, क्या किया हुआ था मैं आपको जानकारी देता हूं। अमेरिका के पास 742, आप लगभग 750 मिलियन बैरल ऑयल का उसके पास रिजर्व है। अब ये कितना होता है ऐसे समझिए, भारत के पास में जो ऑयल रिजर्व है ना, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, कि कल को हमारे घर में तेल ना आए तो हम कितने दिन चल सकते हैं, वो वाला रिजर्व। तो इंडिया के पास लगभग 20 मिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। लगभग इंडिया से उनका 700 है ना, तो 30 टाइम्स के आसपास ज्यादा ऑयल रिजर्व उनके पास है अमेरिका के पास। अमेरिका ने स्मार्टनेस क्या करी, इस पूरे युद्ध के दौर में खुद के पास रखा हुआ जो ऑयल रिजर्व था वो बढ़िया तरीके से यूरोप को बेचा। इधर इंडिया वालों ने यूरोप को तेल बेचा, हमने भी पैसे कमाए, अमेरिका ने भी पैसे कमाए। बेचारा यूरोप जो है वो बीच का बंदर खेल रहा था। बीच का बंदर जानते हो ना, बचपन में खेलते हैं, दो लोगों के बीच में एक आदमी होता है जिसको मजाक बना रहे होते हैं, तो इसका बीच बंदर बन गया था। अब क्या हो रहा है, अमेरिका का ऑयल रिजर्व ऑल टाइम लो चला गया, इनको बेच दिया उसने। अब उसका 400
मतलब लगभग आधा रह गया है उसके पास ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। अब जब उसके पास में आधा रह गया है तो ऐसी स्थिति में उसको वापस से उसे भरना है। कल को ऐसा ना हो कि अमेरिका ऑयल के लिए मोहताज हो जाए, ऐसी स्थिति में वो अपना ऑयल रिजर्व भरना शुरू कर दिया। सारे पॉइंट्स में आएंगे, इस बात को भी गिनाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इन्होंने तेल खरीदा, पहली बात। और दूसरी बात, दुनिया को $60 प्रति बैरल का, हम दिखाएंगे वो न्यूज की कटिंग भी, लेकिन खुद खरीदा एक बार $74 प्रति बैरल पर, एक बार $76 प्रति बैरल के ऊपर खुद तेल खरीदा है बकायदा। ठीक है ना, आपको याद दिला दूं ताकि आप इस चीज को याद रखें। खुद तो इतने भाव पर खरीदा है, और जब दुनिया से सैंक्शंस लगवा रहा था रूस के ऊपर, तब इसने लोगों से कहकर G7 कंट्री से मिलकर के $60 प्रति बैरल का भाव सेट कर दिया था, इससे ज्यादा में कोई नहीं खरीदेगा। अब सोचकर देखो, $60 प्रति बैरल का भाव तय करने वाला खुद 70 से ऊपर बैरल पर खरीद लिया, यानी अमेरिका की बात पर कौन विश्वास करेगा। आप सोचिए कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही थी कि इसका प्राइस कैप लगना फर्क नहीं डाल रहा है, क्योंकि रूस को जिसको जितने भाव पर बेचना है वो बेच रहा है। इंडिया को तो उसने $60 प्रति बैरल से भी कम पर दिया, और पाकिस्तानियों से साफ मना कर दिया था कि तुम चाहे कितना भी खरीद लो, हम तुम्हें 60 क्या, हम तुम्हें 70 पर भी नहीं देंगे। तो रूस ने अपने हिसाब से लोगों को अपनी अपनी रेट पर तेल बेचा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह समझ में आ गया कि ये सारी चीजें फाइनली कोई मतलब तो नहीं रख रही हैं। ऐसी स्थिति में अब खुद का ही मामला बचा लिया जाए। बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं, जब तक ये वॉर शुरू नहीं हुई थी उससे पहले अमेरिका रूस से लगभग $400 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता था। आज भले ही उसने $2.5 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका और रूस चाहे कितने भी कट्टर दुश्मन हों, लेकिन अमेरिका रूस से $400 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता था। ये डेटा है आपके सामने, 2022 फरवरी से पहले का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी इसने मात्र $2.5 मिलियन का तेल इंपोर्ट किया है, लेकिन किया तो सही, और किया तो भाई ट्वीट पर माहौल बनना ही था। लोगों ने अपने लेवल पर, यहां दीजॉल देख रहे हैं कि यूरोप इज कोलैप्स, यूरोप इन कोलैप्स, यूएसए कैन नॉट लिव विदाउट रशियन ऑयल। यहां पर दूसरा ट्वीट देख सकते हैं, यूएस रिज्यूम्स रशियन ऑयल इंपोर्ट, डिफाइज इट्स ऑन सैंक्शंस। लोग इसके अब आराम से रिप ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, इस प्रकार से लोग इसके अपने फिरकी लेने शुरू कर दिए हैं कि भाई सब तरह से दुनिया को बैन लगाने वाला अमेरिका खुद रूस से तेल मंगा लिया है। कारण समझ लेते हैं क्या क्या कारण हुए होंगे। जो सबसे पहला कारण है वो मैंने आपको बोल दिया, रूस का जो खुद का ऑयल रिजर्व, अमेरिका का जो खुद का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब वो ऑयल रिजर्व जो कि साधारण दिनों में काम नहीं लिया जाता है, वो उस दिन के लिए होता है कि कल को ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए, खुद के यहां से तेल निकलना बंद हो जाए, परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएं, तो हम कितने दिन तक खुद के पास रखे तेल से देश को चला सकते हैं। ऐसा अमेरिका के पास 700 मिलियन बैरल का अपना ऑयल रिजर्व है। अमेरिका लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन कंज्यूम करता है। 700 मिलियन बैरल के आसपास उसके पास में ऑयल रिजर्व है। ठीक है, उसका ऑयल रिजर्व फिलहाल लगभग आधा हो गया है, यह खबर पॉलिटिको में प्रकाशित होती है। ऐसी स्थिति में इसको अपना ऑयल रिजर्व भरकर रखना है। जो आपातकाल के लिए आपने बचाकर रखा था तेल, अगर वो खाली हो रहा है तो यूएस को उसे वापस से रिफिल करना होगा। रिफिल करने के लिए या तो गल्फ नेशंस उसको दिखाई देंगे या रशिया दिखाई देगा, और अगर रशिया दिखाई दे जाए तो दुनिया के साथ तो उसका बहुत आसान काम हो जाए। आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में जितना ऑयल था ना, उससे भी नीचे लेवल पर चला गया है अमेरिका का वर्तमान में आपातकाल के लिए रखा हुआ तेल। अमेरिका कभी कोई रिस्क नहीं लेता। ऐसी स्थिति में पहला कारण तो यह बना दिखाई देता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि धीरे धीरे अमेरिका के सहयोगी भी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। जैसे जापान ने तमाम कोशिशों के बावजूद भी रूस का क्रूड ऑयल खरीद लिया कि साहब कुछ भी हो, मैं तो रूस का तेल खरीदूंगा क्योंकि झेला नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने यूरोप को तेल बेच बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि भाई अमेरिका वालों को लग रहा है कि इंडिया तो खुद इंपोर्टर कंट्री है तेल मंगाने का, यूरोप के लिए ये एक्सपोर्टर कंट्री बना हुआ है। आप दोनों सेशन देख सकते हैं कि हमने सऊदी अरब को पछाड़ दिया तेल बेचने में। सऊदी अरब जो बेचारा दुनिया के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करके ही पैसे कमाता है, इंडिया ने पछाड़ दिया। इंडिया ने उससे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप के लिए। आप अंदाजा लगाइए, चाहो तो सेशन देख लेना, हमने कर रखा है अपनी पाठशाला पे। और जापान ने कहा अमेरिका को छोड़ते हुए कि साहब हमको तेल खरीदना पड़ेगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने बकायदा इसके ऊपर सेशन भी किए हुए हैं, आप जाकर पुराने सेशन देख सकते हैं। तीसरा और बड़ा कारण जो लगता है वो ये है कि इसके चलते अमेरिका यूक्रेन जैसे देश के चलते अपने आप को बड़ा आइसोलेट फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुतिन इस समय एकदम पावर पोर्ड
पावर मोड में चल रहे हैं। और कैसे भाई, इंडिया के साथ उनके संबंध कितने अच्छे हैं इसकी बानगी तो हाल ही में बनी, जब जयशंकर साहब वहां गए तो ये प्रोटोकॉल तोड़ करके उनसे बातचीत किए। साथ ही साथ इनकी इन दिनों गल्फ कंट्रीज के बीच में भी बढ़िया सेटिंग चल रही है। तीसरा, इनकी आजकल जो अपना चीन है उसके साथ भी इनका बढ़िया दोस्ती चल रहा है। तो इन्होंने अपनी लॉबिंग बढ़िया से कर ली। इन्होंने एक प्रकार से यह समझिए कि एशिया के देशों को एक करने में पुतिन ने तगड़ा खेला खेल दिया। अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के चलते कहीं ऐसा ना हो कि वो आइसोलेट रह जाए, दुनिया बट जाए, पूरा और पश्चिम में पूरी तरह से बट जाए, कि पश्चिम की तरफ यूरोप और यूरोप अमेरिकन देश हो गए, अमेरिका हो गया, और पूरब की तरफ पूरा की पूरा एशिया हो गया। ये अपना खेल खुद खेलेगा। ऐसी स्थिति में इनका साथ होना, भारत का साथ होना, और भारत का साफ साफ दुनिया को यह मैसेज देना कि यूरोप को यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी परेशानी दुनिया की परेशानी है, बल्कि यूरोप को यह लगना चाहिए कि इंडिया की नहीं, दुनिया की परेशानी भी यूरोप की परेशानी है ना। इस तरह से दुनिया चलती है। और तो और हाल ही में यूक्रेन ने बेचारे ने परेशान होकर के चाइना से मदद मांगी है कि सर आप ही कह दो पुतिन से कि अब तो ना मारे, कम से कम 2 साल हो गए हैं मारते मारते, है ना। तो कुल मिलाकर के अमेरिका को अपनी हेजिमोनी, वर्चस्व पर जब जब संकट नजर आता है वो ऐसा कोई ना कोई बाईपास निकाल लेता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन हो जाता है। कोई चार्ज लगता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना होता है। भाई कि लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट जरूर रखें।